हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सदरी ऐप सेंटर। पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे बताइए कि क्या मेरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज़म है या नहीं है? इसे हम कैसे पहचानें? और दूसरी बात, अगर मेरा बच्चा ऑटिज़म है, वर्चुअल ऑटिज़म है, तो उसको क्या डायग्नोसिस किया जा सकता है? और डायग्नोसिस किया जा सकता है तो क्या रिकवरी किया जा सकता है उसकी? क्या वो ठीक हो सकता है? क्या वो नॉर्मल हो सकता है? इन सब के बारे में पेरेंट्स ने क्वेश्चन पुट अप किया है। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा-सा, और थोड़ा आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ पाएँगी चीज़ें। क्या वर्चुअल ऑटिज़म ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या वो नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चा? और ये वर्चुअल ऑटिज़म होता कैसे है? क्या वर्चुअल ऑटिज़म नाम की चीज़ होती है या नहीं होती? इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, वर्चुअल ऑटिज़म कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, पहली तो बात। और ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंटिस्ट ने इस चीज़ को दिया है कि ये वर्चुअल ऑटिज़म है। वर्चुअल ऑटिज़म कुछ नाम की चीज़ होती नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर ये किसी ने टर्म निकाला है तो किस बेसिस पे निकाला है? वर्चुअल ऑटिज़म जब भी वर्ड निकला है, जब कोई बच्चा मोबाइल एक्सपोज़र से या टीवी एक्सपोज़र से किसी बच्चे में कोई कंडीशन ऐसी देखने को मिली जो ऑटिज़म से रिलेटेड है, तब हम बोल देते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म है बच्चे को। अब जब बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म इस तरीके से हो रहा है कि मोबाइल टीवी एक्सपोज़र की वजह से, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा बच्चा तो दूसरा बच्चा भी मोबाइल टीवी देखता था, उसको तो नहीं कुछ हुआ, आपके बच्चे को मोबाइल टीवी देखने से क्यों दिक्कत हो गई? आपका बच्चा ऑटिज़म की कंडीशन क्यों दिखाने लग गया? क्यों आपके बच्चे में ऑटिस्टिक फीचर्स आने लग गए? दूसरे बच्चे में क्यों नहीं है, जब वो भी मोबाइल टीवी देख रहा था तो हम कैसे पहचानें कि मेरा बच्चा एक्चुअल में वर्चुअल ऑटिज़म की तरफ है या नहीं, या उस मोबाइल टीवी से ही उसको दिक्कत हुआ है? देखिए, पहले तो हम सारी बातें समझ लेते हैं, थोड़ा ईज़ी रहेगा हमारे को समझना, कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन की कैपेसिटी है किसी इन्फॉर्मेशन को लेने की। जब वो न्यूरॉन किसी इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन को आप बाहर भी निकाल रहे होते हैं। अब इन्फॉर्मेशन किससे ले सकते हैं? सारे सेंसर्स से लेते हैं, जैसे आई से, नोज़ से, टच से, स्मेल से, वेस्टिबुलर से, प्रोप्रियोसेप्टिव से। जितने भी हमारे 8 सेंसर्स होते हैं, उन सब से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जब हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने लिया एनवायरनमेंट का, उसी इन्फॉर्मेशन को हम बाहर भी रिलीज़ करेंगे, उसी इन्फॉर्मेशन का हम बाहर भी यूज़ करेंगे, किसी चीज़ को समझने के लिए उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। मेमोरी बनती ही ऐसे ही है कि जब आप किसी चीज़ को बार-बार देख रहे हैं, किसी चीज़ को बार-बार एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या किसी चीज़ को बार-बार नोटिस कर रहे हैं, तो वो आपके मेमोरी में स्टार्ट हो जाती है। मेमोरी का मतलब वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आ जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन में आने का मतलब कि वो इतना ज़्यादा न्यूरॉन उसको होल्ड करने लग जाता है उस इन्फॉर्मेशन को, कि न्यूरॉन का जो फायरिंग है, न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो उसी वे में स्टिमुलेट होता है वो। तो हमें ये समझना होता है कि अगर किसी बच्चे में मोबाइल एक्सपोज़र है, तो अगर वो वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है? वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है और वो कंटीन्यूअसली राइम ही देख रहा है, रोज़ राइम देखता है, रोज़ राइम देखता है, रोज़ राइम देखता है, 1 महीना चला, 2 महीना चला, एक ही तरह का पैटर्न का फ़ॉलो कर रहा होता है, एक ही तरह का सिमिलैरिटी वे में पैटर्न, जैसे राइम चल रहा है, मोबाइल में भी राइम चल रहा है, टीवी में भी राइम चल रहा है। आपको लगता है कि मेरा बच्चा तो खुश हो रहा है उससे, बच्चा तो मोबाइल देख रहा है लेकिन खुश हो रहा है उससे, उससे वो अच्छा लग रहा है उसको राइम, चलो राइम लगा देते हैं, बच्चा रिलैक्स होके बैठा रहेगा। आप राइम लगा देते हैं, बच्चा ईज़ी वे में बैठा रहता है और वो इसको कंटीन्यूअसली देखता रहता है। तो उसके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो किस तरह का जाएगा? मोबाइल जो टीवी में देखा हुआ है बच्चे ने, जो कार्टून देखा, जो राइम देखा, वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में गया, ठीक है? एक बच्चा, दूसरा बच्चा है जो मोबाइल टीवी तो देख रहा है, लेकिन कभी कुछ और देख रहा है, कभी कुछ और देख रहा है, कभी कुछ और देख रहा है। यानी कभी वो स्टोरी देख रहा है, कभी वो राइम देख रहा है, कभी वो पिक्चर देख रहा है, कभी वो कुछ और देख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है मोबाइल टीवी में। कभी बिना म्यूजिक के भी टीवी देख रहा है, कभी म्यूजिक के साथ भी टीवी देख रहा है। अगर डिफरेंट तरीके से टीवी, मोबाइल बच्चा देख रहा है, और आपका बच्चा जिसको दिक्कत हुआ है, वो बच्चा एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा था 1 साल तक, 6 महीने तक, या 1.5 साल, 2 साल तक, तो बच्चे के ब्रेन में जो सबकॉन्शियस ब्रेन में जो आया इन्फॉर्मेशन, वो किस तरह का आया? मोबाइल टीवी का आ गया। उस बच्चे के जो दूसरा बच्चा था, उसके ब्रेन में कैसा इन्फॉर्मेशन गया? डिफरेंट तरीके से गया इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ का गया, क्योंकि वो हर चीज़ देख रहा था, अलग अलग तरीके का चीज़ें देख रहा था मोबाइल टीवी में। आपके बच्चे ने एक ही चीज़ पकड़ रखा था, और आपको लग रहा था कि बच्चा खुश हो रहा है, बच्चा उसको इंगेजिंग हो रहा है, लेकिन जब मिलती जुलती चीज़ें जब बच्चे के साथ चल रही थी, उसके बच्चे के ब्रेन में वही इन्फॉर्मेशन आया। अब बच्चा क्या करेगा? वही इन्फॉर्मेशन को बार बार यूज करेगा। कैसे करेगा? बच्चे टीवी, मोबाइल में तो मूवमेंट देख रहा है, बच्चा बच्चा भाग रहा है, रिदम चल रहा है, सुन रहा है,
इसको सेंसर से रिलेट करो आप। अगर मान लीजिए कि मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट चल रहा है मूवमेंट, क्योंकि मोबाइल में मूवमेंट चलता रहता है, तो जो बच्चे का इन्फॉर्मेशन क्या वो मूवमेंट वाले गया, इसलिए जो भी मूवमेंट वाली चीज़ें हैं बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर मोबाइल टीवी के साथ बच्चे के साथ एक्सपोजर हुआ है जिसमें बच्चा बस मूवमेंट ही मूवमेंट देखा है, ठीक है, जिसमें बच्चा राइम चल रहा है, बस चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूसली में कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई कार्टून भाग रहा है, दौड़ रहा है, या कोई कार्टून बोले जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो एनालिसिस नहीं करते पहले, हम लोग बस देखते। अगर देखने के बाद एनालिसिस हो रहा है ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ना जाके आप कॉन्शियस होकर देख रहे हो चीज़ें, तो आप उस पर एनालिसिस करोगे ना, तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में उस लेवल तक नहीं जाएगी, क्योंकि एनालिसिस करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, पैटर्न को, एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली देखते जाओगे ना, तो वो ब्रेन में सेट हो जाती चीज़ें, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में गया उसी इन्फॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हैं। तो जब आप मोबाइल टीवी कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे, जैसे बच्चा देख रहा है, तो वो बच्चा जो कॉन्टिन्यूसली जो चीज़ें मूवमेंट हो रही है, वही मूवमेंट वेस्टिबुलर के साथ ऐड हो जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, भाग ही रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि उसने वही देखा। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे ओनली भाग नहीं रहे होते, वो बैठ भी जा रहे होते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन कई सिचुएशन में नहीं बैठते, कई सिचुएशन में बैठ जाते हैं। लेकिन जब मूवमेंट हो रहा होता है, जैसे पानी गिरना बहुत पसंद है, उसमें भी मूवमेंट है, पंखे घूमना देखना बहुत बच्चा बहुत पसंद करता है, उसमें भी मूवमेंट है, चीज़ें गिराना बहुत पसंद करता है, उसमें भी मूवमेंट है, व्हील देखना बहुत पसंद करता है, कार के व्हील को, उसमें भी मूवमेंट है। जिस चीज़ में मूवमेंट होगा बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करेगा, चाहे वो कोई लाइट घूमने वाली बहुत पसंद करेगा, स्लाइड पे करना बहुत पसंद करेगा, स्विंग बहुत पसंद करेगा, झूला बहुत पसंद करेगा। तो जिस चीज़ में मूवमेंट होगा वो बच्चा बहुत पसंद, क्योंकि उसके ब्रेन में बस मूवमेंट गया है, ठीक है। आपको वर्चुअल ऑटिज्म के साथ ना उतने ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलते, वर्चुअल से ऑटिज्म जिसे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जो एक्सपोजर लिया है ना चीज़ों का, वही उसके ब्रेन में, और उसी को चीज़ को बार बार यूज कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि हमारे ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन हैं, हर न्यूरॉन कोई सोशल स्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई न्यूरॉन कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई न्यूरॉन आपका रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई न्यूरॉन विजुअल परसेप्चुअल के लिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स के लिए, डिफरेंट तरह के स्किल्स जो होते हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका बच्चा जब एक ही पैटर्न का काम चीज़ें देख रहा था, तो एक इन्फॉर्मेशन ले रहा था वो बस, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स का काम नहीं कर रहा था, सोशल स्किल नहीं यूज हो रहा था उसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज नहीं हो रहा था, प्ले स्किल यूज नहीं हो रहा था। तो जो बाकी के एरिया के जो न्यूरॉन थे उतने ज़्यादा यूज नहीं हुए, तो जो यूज हुए वही तो बच्चा करेगा। तो उसी को हम कह देते हैं कि बच्चा क्या है, वर्चुअल ऑटिज्म है। इसी को हम कह देते हैं कि बच्चे में क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं। लेकिन वो बच्चा रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन और मैं अगर थोड़ा सा डिटेलिंग लूँ, तो जैसे टैक्टाइल में भी कई बार इशू देखने को मिलता है वर्चुअल ऑटिज्म में, या स्मेल में देखने को मिल जाता है, इशू देखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि बाकी के जो सेंसेस के जो न्यूरॉन थे, जो बच्चा यूज करना चाहिए था, उसने यूज नहीं किया, तो उस न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन लेने की, वो स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो हो जाती है। इन्फॉर्मेशन तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, समझ लीजिए धीरे आ रहा है, इसलिए बार बार सेंसरी देना पड़ता है ताकि उस इन्फॉर्मेशन को फास्ट किया जा सके और उसके उस एरिया में पहुंच जाए जिस एरिया में ज़रूरत है। समझ लीजिएगा कि अगर स्मेल नहीं ले पा रहा कोई बच्चा, स्मेल को सेंसेस नहीं ले पा, इग्नोर कर रहा है जैसे जैसे स्मेल को लेके, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बच्चा डिफेंसिव हो रहा है या सीकिंग में जा रहा है बच्चा, सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा हो गई है या नहीं है, या सेंसिटिविटी, या बहुत हाइपो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है, तो हमें क्या करना होता है, उस स्मेल को लेके उस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है कि बच्चों को कितना स्मेल दें, हम कितने अप्रोप्रिएट वे में उसको स्मेल अच्छा लगेगा या समझ में आएगी उसके स्मेल कि ये स्मेल होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि वो जो स्मेल का कॉन्सेप्ट है वो क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका बच्चा समझ जाएगा। वर्चुअल ऑटिज्म का जो बच्चा होता है ना, वो बस स्लो प्रोसेस के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन कर सारा काम रहा होता है, सारा काम करेगा वो, समझ के। एक जेनेटिक कंडीशन के साथ बच्चा ग्रो कर रहा होता है ऑटिज्म में। एक बच्चा क्या करता है वर्चुअल ऑटिज्म, जिसे आप कह रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म, वो सारा काम करेगा, लेकिन अप्रोप्रिएट वे में अगर हमने उसको सेंसरी दिया या सेंसरी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग दिया, सेंसरी रीजनिंग स्किल्स के ऊपर काम किया, तो वो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करता है और वो बच्चा लाइफ में सारा काम करता है। थोड़ा सा लेट करेगा, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा 5 मिनट लगाता है किसी काम को करने में, तो आपका बच्चा 7 मिनट लगाए, 8 मिनट लगाए, लेकिन करेगा वो सारा काम।
लेकिन आपको सारा एरिया पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के ब्रेन में बस वो मोबाइल वाला एक्सपोज़र का कंटेंट है, बाकी के कंटेंट नहीं है कि स्मेल के क्या-क्या कंटेंट होते हैं, हमारे वेस्टिबुलर कंपोनेंट के क्या-क्या कंटेंट होते हैं, प्रोप्रोसेप्टिव के क्या-क्या कंटेंट होते हैं। हर स्किल्स के कंटेंट नहीं है बच्चे के पास, क्योंकि बच्चे ने जब बच्चा मोबाइल देख रहा था ना, इसका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इतना ले चुका था कि वही इन्फॉर्मेशन बार-बार यूज़ कर रहा था। अब जब हम उसके साथ काम करने लगे, जब हम उसके साथ वर्कआउट करने लगे, तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिली कि यार ये तो बच्चा ये यूज़ कर रहा है। तो हम क्या किए, अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, तो आपका बच्चा के अंदर कुछ इश्यू दिख रहा होगा ना, तो जो बाकी के कंटेंट के ऊपर अगर आप काम काम कर गए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिया है वो हो जाएगा शट डाउन। बाकी के इन्फॉर्मेशन इतने आ जाते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन सोचिए कि 5-6 साल तक हमारा 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन जाता है। 6 साल तक बन गया न्यूरॉन। अब 6 साल तक हमारे बच्चे का न्यूरॉन डेवलप हो गया और वो उसने मोबाइल ही एक्सपोज़र लिया। तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगा, वो कौन-सा देगा? फिर हम कहते हैं 6 साल का बच्चा क्या क्योर नहीं हो सकता है? क्योर नहीं होगा, कोई भी ऐसा कोई नॉर्मल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कभी भी वर्चुअल ऑटिज़म में। होता क्या है कि आपका बच्चा अगर छोटा है, अगर 2 साल में, अगर 3 साल में अपने आपने आपने असेस करना स्टार्ट कर दिया, नोटिस कर लिया कि बच्चे में दिक्कत चल रहा है, कुछ बच्चा उसी इन्फॉर्मेशन को बार-बार यूज़ कर रहा है जो कि गलत है। तो आप काम करते हो, सारे स्किल्स पे काम करते हो, सारे एरिया पकड़ के चलते हो, तब जाके बच्चा आपका उस लेवल पे पहुँच जाता है कि वो सारा काम कर ले। लेकिन इन्फॉर्मेशन ही 5-6 साल तक रही और न्यूरॉन पूरा डेवलप हो चुका है, यानी इन्फॉर्मेशन उसने पूरा ले लिया है, सारे न्यूरॉन ने, एक दूसरे न्यूरॉन ने, सारे स्किल्स का यूज बच्चे ने कर चुका और वो भी गलत तरीके से यूज किया, तो वही तो इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाएगा वो। तो न्यूरॉन बनने से पहले इन्फॉर्मेशन अच्छे-अच्छे दे दो, ताकि जो न्यूरॉन नए-नए बन रहे हैं ना, वो अच्छे से डेवलप हो चुके हो। समझ रहे मेरी बात? थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा समझना अच्छे से कि अगर न्यूरॉन बन चुका है 6 साल तक और बच्चे ने बस मोबाइल ही मोबाइल देखा है 6 साल तक, तो हमारा बच्चा वो जो आगे काम करेगा 7-8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, वो मोबाइल एक्सपोज़र वाला जैसे ही काम करेगा वो। क्यों? क्योंकि जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन जो जा रहा होगा बच्चे के ब्रेन में, वो जा ही नहीं पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी के न्यूरॉन जो डेवलप हो चुके होते हैं, उसको दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होता है। तो जब हम इन्फॉर्मेशन देंगे ना, तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगा, लेकिन स्लो प्रोसेस में जाएगा। तो वो भी बच्चे नॉर्मल तरीके से काम करता है, लेकिन जो उसका काम करने का जो टेंडेंसी है, वो थोड़ा और स्लो होगा। लेकिन अगर बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है और उसका न्यूरॉन अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए थे और आपने पहले ही असेस कर लिया कि हाँ यार, बच्चा पता लग गया कि बच्चे में दिक्कत चल रही है कुछ, या बच्चा उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा जैसे नॉर्मल करता है बच्चा बिहेव, तो आप क्या करते हैं, और इन्फॉर्मेशन ऐसे लेके आते हो और कंटेंट ऐसे लेके आते हैं कि बच्चे के ब्रेन में वो कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो कंटेंट थे उसके दिमाग में, जो 2 साल में जो आपने मोबाइल से बच्चे को मिल गए, वो उसी कंटेंट का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। बाकी सारे इतने कंटेंट हम 5-6 साल तक भर देते हैं कि वो कंटेंट यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म क्योर हो सकता है, या नॉर्मल वे में जो हम कहते हैं बात। लेकिन क्योर ठीक और इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके बच्चे ने मोबाइल एक्सपोज़र के साथ-साथ सोशल स्किल का भी यूज़ किया, प्ले स्किल का भी यूज़ किया, रीजनिंग का भी यूज़ किया, लेकिन कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं किया। सपोज़ दैट आपका बच्चा एनवायरनमेंट में भी जा रहा था, सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहा था बस। तो ओनली स्पीच वाला इशू देखने को मिलेगा, और जो मोबाइल का एक्सपोज़र है वो भी देखने को मिलेगा थोड़ा-थोड़ा। तो कई बार बच्चे हमारे 2 साल के हैं और हमने थेरेपी कराई है, बहुत अच्छे से थेरेपी कराई, बच्चा बोल भी रहा है, सब चीज़ कर रहा है, लेकिन थोड़ा-सा बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो 2 साल का कंटेंट है ना, वो कभी-कभी सबकॉन्शियसली निकल जाता है ब्रेन से। ठीक है? जैसे हम कहते हैं, आप थोड़ा-सा आप इसको थोड़ा और तरीके से समझेंगे, तो जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बैठा हुआ था और मैं बैठे-बैठे गाना गुनगुनाने लग गया। क्यों गाना गुनगुनाने लग गया? क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो कानों में गया उसका साउंड, और आप उस साउंड से कनेक्ट कर गए और वो आपके मुँह पे आ गया। तो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, सब चीज़ को स्टोर करके रखता है। भले आप साइड में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, आप चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, लेकिन अचानक आपको पता लगता है यार, यहाँ तो मैं आया था कभी-कभी, मेरे को तो लग रहा है देखा-देखा सा लग रहा है। कभी लगता है यार ये पर्सन तो देखा-देखा सा लग, कभी मैंने देखा था इसको साइड से। तो आपके ब्रेन में ना इन्फॉर्मेशन जाता है, कई इन्फॉर्मेशन होल्ड हो जाता है, कई इन्फॉर्मेशन होल्ड नहीं हो पाता, लेकिन सबकॉन्शियसली जब उस चीज़ का स्टिमुलेशन मिलता है, तो वो इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। तो कई बार कहते हैं कि बच्चा ठीक तो हो गया, लेकिन हैंड फ्लैपिंग तो चल रही है अभी। बच्चा बोल भी रहा है, बच्चा समझ भी रहा है, बच्चा हर चीज़ कर रहा है, लेकिन हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके इन्फॉर्मेशन गया था 2 साल में, वो ऑलरेडी वो चीज़ों का कभी-कभी बच्चा यूज़ कर जाता है, या हमेशा यूज़ करता रहता है। तो कुछ नहीं कह सकते कि
आपका बच्चा इसी तरीके से फीचर्स दिखाए, कुछ नहीं कह सकते कि हाँ यही कंडीशन देखने को मिलेगी। हर बच्चे का स्किल सेट अलग-अलग है, हर बच्चे का स्किल का यूज़ करने का तरीका अलग-अलग है। कोई बच्चा किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, कैसे होम एनवायरनमेंट है उसका, कैसा कल्चर एनवायरनमेंट है, कैसा रिलीजन है उसका, कैसा होम पेरेंटिंग है उसकी। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ़ को रीगेन करने में। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर बच्चा छोटा है तो बहुत अच्छे से जल्दी अलर्ट हो जाइए, फ़ोकस कीजिए कि आपके बच्चे में जल्दी से जल्दी सारे एरिया पे काम हो, जितने भी स्किल सेट होते हो सारे एरिया पे काम हो, जितने भी नए-नए एक्सपोज़र होता है एनवायरनमेंट में वो सारा एक्सपोज़र देना स्टार्ट कीजिए, समझाना स्टार्ट कीजिए। अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 5 साल, 6 साल, 7 साल का बड़ा हो गया है, तो क्या करना चाहिए वर्चुअल ऑटिज़्म के केस में कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आ गई है कॉन्शियस होके उसको भी एक्सपोज़र देना है, लेकिन उसको जो समझाने का तरीका है उसको समझ जाना है बस। वो भी समझेगा, हर बात समझेगा, हर चीज़ करेगा ज़िंदगी में, लेकिन जो समझाने का तरीका है हमें समझ के एज़ अ पेरेंट्स वो समझ के उसके ऊपर समझाना है और वो समझाते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट हो जाता है। वो बिहेवियर भी कंट्रोल होगा, सब चीज़ कंट्रोल होगा। ये एक्चुअल वर्चुअल ऑटिज़्म है और ये वर्चुअल ऑटिज़्म क्योर है या नहीं है, ये सारा एक्सप्लेनेशन है। क्योर है, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा या मेरा बच्चा पूरा नॉर्मल हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं है वर्चुअल ऑटिज़्म होना या कोई ऑटिज़्म होना कोई बीमारी नहीं है या कोई कंडीशन है ऐसी कि हाँ, आप सोचें कि क्या हो गया वैसा। नहीं, बस आपको ये समझना है कि थोड़ा-सा कोई स्लो काम कर रहा है, थोड़ा-सा कोई फास्ट काम कर रहा है, लेकिन कर सारे रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अगर आप कॉन्शियस होके, अगर आप समझदार एज़ अ पेरेंट्स बन के आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा हर एरिया को, हर ब्रेन के एरिया को, हर स्किल सेट को, हर एक कम्युनिकेशन के एरिया को, हर एक स्पीच के एरिया को कैसे अच्छे से कर रहा है और गोल ओरिएंटेड होके काम करेंगे जब। जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया कि मेरा बच्चा तो 6 साल का है, अब आपको 6 महीने बाद क्या चाहिए? तभी बच्चे में और इम्प्रूवमेंट आता है। तो इस तरीके से काम कीजिए और अपने बच्चे में समझिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।